बस बात है नहीं, अब शाबाश अपने अपने टेस्ट सामने रखें और आज एक्सप्लेन करते हैं कि इस टेस्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो ट्रिकी थे और आप लोगों ने नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के अंदर उसका केयर करना है। ठीक है जी। तो हमने इंटरनल मेडिसिन में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो कल टेस्ट कंडक्ट किया है उसको हम जस्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखे, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ रीड करें। विच एडिशनल चेंजेस इज एक्सपेक्टेड इन अ 70-year-old मैन प्रेजेंटिंग विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। देखिए पेशेंट एजेड है, 70 ईयर है और उसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है। हार्श सिस्टोलिक मर्मर दैट इज अ साइन ऑफ अयोर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। क्योंकि हमने कहा था कि जो यंगर एज है उसमें माइट्रल वाल्व डैमेज होती है और ओल्डर एज के अंदर अयोर्टिक वाल्व डैमेज होती है। ठीक है जी। और अयोर्टिक वाल्व जब नैरो होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है सिस्टोल में, ब्लड निकलते वक्त उस स्टेनोटिक वाल्व के साथ जब ब्लड टकराती है तो उससे मरमर आती है। तो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, हार्श सिस्टोलिक मरमर इन ओल्डर पेशेंट इज अ साइन ऑफ अयोर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। कहते लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। और आप लोगों को पता है कि एंड डायलेटेशन, क्योंकि जब अयोर्टिक वाल्व नैरो है तो फिर ब्लड अयोर्टा में कम जाएगी कि ज्यादा कम जाएगी। तो ज्यादा ब्लड निकालने के चक्कर में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म अपना साइज बढ़ाएगी। और फिर दूसरी बात यह है कि ओल्डर एज के अंदर जो अयोर्टिक वाल्व डैमेज है इसके ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सो द कॉमन कॉज ऑफ aortic valve stenosis in an older patient that is calcification। वो क्या है, कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ द aortic valve which is very very important one। ठीक है जी। तो कैल्सिफिकेशन, ये जो वेजिटेशन है इट इज अ साइन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये किसके अंदर होता है, इन्फेक्टिव। बट यहाँ पे द आंसर इज कैल्सिफिकेशन। एक और चीज आप लोग को बताता चलो, कैल्सिफिकेशन से मुराद ये है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन सम टिश्यूज। ये दो तरह की होती है, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट है, उसकी और से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से एमसीक्यूज निकलता है कि अगर एक पेशेंट है उसकी एक टिश्यू है या आर्गन है और वो पहले से डिजीज्ड है, क्या है, डिजीज्ड है, डैमेज है, और उस डैमेज या डिजीज आर्गन के ऊपर कैल्शियम की क्या हो जाए, डिपोजिशन, तो उसका नाम है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। कौन सा, डिस्ट्रोफिक। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसकी आर्गन या जो टिश्यूज है वो हेल्दी है, उसमें पहले से कोई डिजीज नहीं है, बट उसकी वजह से उस हेल्दी टिश्यू के ऊपर अगर किसकी डिपोजिशन हो जाए, कैल्शियम, तो उसको मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो व्हेन कैल्शियम डिपोजिशन अकर ऑन अ डिजीज टिश्यू दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रोफिक, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रोफिक। बट व्हेन कैल्शियम डिपोजिशन अकर इन द ऑर्गन व्हिच इज प्रीवियसली हेल्दी दैट इज कॉल्ड मेटास्टेटिक। दोनों में डिफरेंस समझ गए। अब इस पेशेंट का जो अयोर्टिक वाल्व है वो नॉर्मल है कि स्टेनोटिक है, स्टेनोटिक है। तो डिजीज है कि हेल्दी है, डिजीज है। तो अयोर्टिक वाल्व स्टेनोसिस के ऊपर अगर कैल्सिफिकेशन होती है इट इज अ साइन ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है जी। तो ये भी कभी कभार एग्जाम में आता है कि अयोर्टिक वाल्व स्टेनोसिस के अंदर अगर कैल्सिफिकेशन पूछी जाए दैट विल बी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। वो क्या होगी, डिस्ट्रोफिक। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। इसके बाद और से सुने द नेक्स्ट वन। A 74-year-old man presented to the ER emergency room complaining of chest pain increasing in frequency, duration and intensity। देखिए जब ड्यूरेशन बढ़ती है ना चेस्ट पेन, दैट विल बी अ पुअर साइन। ठीक है जी। और इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। बट पेशेंट आल्सो हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ही इज गिवन नाइट्रोग्लिसरीन दैट इज सबलिंगुअल नाइट्रेट इन द ER एंड स्टिल ही हैज चेस्ट पेन। अगर सबलिंगुअल नाइट्रेट लेने से चेस्ट पेन की इंटेंसिटी कम होती है वो स्टेबल एंजाइना है, क्या है, स्टेबल। बट अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन दे और उसके बावजूद भी पेन की इंटेंसिटी कम ना हो दैट विल बी अनस्टेबल एंजाइना। तो आंसर इज अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है जी। इसमें देखे जो क्लासिकल एंजाइना है वो स्टेबल एंजाइना होता है। ठीक है जी। एक्सर्शनल एंजाइना जिसको कहते हैं। फिर इसके बाद प्रिंस मेटल वेरिएंट एंजाइना is a strong link with chronic smoking। इसके साथ स्मोकिंग की हिस्ट्री बहुत कम होती है। ठीक है जी। और यहाँ पे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में हार्ट बर्न के सिम्टम आते हैं। ठीक है जी। उसमें गैस्ट्राइटिस, हार्ट बर्न के इस तरह सिम्टम। और दूसरी बात, इसमें जो पेशेंट होते हैं जब ये लाई डाउन पोजीशन में होते हैं, इस तरह सोते हैं, तो उनकी जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है उनके चांसेस ज्यादा होती है। तो हार्ट बर्निंग, फिर फाउल स्मेलिंग फ्रॉम द ब्रेथ दैट इज अ साइन ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। लेकिन दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। लेकिन इसके बाद हम कार्डियक मार्कर करेंगे। कार्डियक मार्कर करेंगे
तो उससे हमें यह पता चलेगा कि अगर ट्रोपोनिन ज्यादा है तो फिर एमआई भी हो सकती है, अगर ट्रोपोनिन ज्यादा नहीं है दैट विल बी अनस्टेबल। ठीक है जी। हाँ जी, मैंने कहा स्मोकिंग, स्मोकिंग इज द मेन पॉइंट, इफ दैट इज देयर कोकेन यूज, स्मोकिंग यूज, तो प्रेजेंट मेटल, और फिर प्रेजेंट मेटल इज वेरी रेयर एज कंपेयर टू अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है जी। सो दैट इज आजकल अनस्टेबल एंजाइना इज नाउ इक्विवेलेंट टू लाइक नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। तो अनस्टेबल एंजाइना शुड बी टेकन सीरियस, क्योंकि इस पेशेंट में किसी भी टाइम मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, a 64-year-old man is brought to the ER complaining of crushing chest pain radiating to the left arm. He is admitted, stabilized, and treated for acute myocardial infarction. Later he developed ventricular tachycardia. मैंने आप लोगों को बताया कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एमआई दैट इज एरिथमिया। वो क्या है? एरिथमिया है। एंड ट्रीटेड विद एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। After a week of anti-arrhythmic medication, he began having difficulty breathing and chest X-ray show pulmonary fibrosis. The main point in this whole stem pulmonary fibrosis, and that is a clue toward amiodarone. ये क्या है? amiodarone. तो आंसर इज amiodarone. It is a potassium channel blocker. क्या है? पोटासियम। ये जो लाइडोकेन है, इट इज लोकल एनेस्थेटिक। ये क्या है? लोकल। गौर से सुने, ये जो लाइडोकेन है इसको हम जाइलोकेन भी कहते हैं, इसको हम लिग्नोकेन भी कहते हैं। अगर ये हम टॉपिकल देंगे ना तो ये एज एनेस्थेटिक काम करती है, बट अगर सेम लाइडोकेन हम आईवी में देंगे तो फिर ये एंटी एरिथमिक होता है। तो लाइडोकेन 2%, 1% ये वाइल में आता है। तो लाइडोकेन अगर टॉपिकली इंजेक्ट करें तो एज एनेस्थेटिक काम करता है, बट अगर हम आईवी इंजेक्ट करें तो उसको हम एज एंटी एरिथमिक एजेंट। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर। प्रोकेनामाइड ये क्लास 1A के अंदर आता है। प्रोकेनामाइड के अंदर एसएलई लाइक सिम्टम आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था मेलर रैशेज आती है, एसएलई लाइक सिम्टम। जो डीजॉक्सिन है ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप ब्लॉक करता है, और ये कैल्शियम को बढ़ा के ये पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक है, ये हार्ट फेलियर में यूज होता है। ठीक है जी। जो डीजॉक्सिन है ये एंटी एरिथमिक खुद भी है, बट ये एरिथमिया करा भी सकती है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये दोनों में है। ठीक है। फिर इसमें देखिए, इस पेशेंट को तो आसान है, केस में ये लिखा है कि जो एरिथमिया का मरीज है, बट ये जनाब क्या ले रहे हैं साथ में? मेटोप्रोलोल। क्या ले रहे हैं? मेटो। तो मेटोप्रोलोल एंटी एरिथमिक है कि नहीं? दैट इज एंटी एरिथमिक, वन ऑफ द बीटा ब्लॉकर प्रेजेंट इन क्लास 2। ये किसके अंदर है? क्लास 2। देखिए क्लास 1 हमने पढ़ा था, उसमें फिर फर्दर 3 है, क्लास 1A, क्लास 1B एंड क्लास 1C, और ये सारे के सारे सोडियम चैनल ब्लॉकर है। बट जो क्लास 2 है वो बीटा ब्लॉकर है, और उसमें से एक एग्जाम्पल मेटोप्रोलोल है। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ मेटोप्रोलोल? एक्सीडेंट, डिसलिपिडीमिया। ये लिपिड लेवल को डिस्टर्ब करता है। तो मेटोप्रोलोल अगर लॉन्गर रन में यूज हो जाए इट कैन कॉज डिसलिपिडीमिया। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें पेशेंट है उसको जनाब डिस्पनिया है, डिस्पनिया है, और उसका जुगुलर वीनस डिस्टेंशन है, तो हार्ट फेलियर है कि नहीं? एंड बाइलेटरल रॉल्स इन द लंग फीड, पल्मोनरी एडीमा है, और इसको कंजेशन है बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी बेस्ट टू गिवन इन एक्यूट पल्मोनरी एडीमा? दैट इज फ्यूरोसिमाइड। वो क्या है? फ्यूरोसिमाइड। दैट इज लूप डायूरेटिक्स। ये क्या है? लूप डायूरेटिक्स। और ये एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में देते हैं, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा में, ताकि ये कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लंग से निकाले, और फ्लूइड अगर लंग्स में कम हो जाए तो गैसियस एक्सचेंज इंप्रूव होगी, और जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसमें भी काफी हद तक कमी आ जाती है। ठीक है जी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द फ्यूरोसिमाइड। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग bind to bile acid in the intestine, prevent their return to the liver through enterohepatic circulation? देखें, that is cholestyramine। वो क्या है? cholestyramine। ये ठीक है कि नहीं है? cholestyramine। देखें, ये जो फेल्वास्टेटिन है ये HMG को ए रिडक्टेज ब्लॉकर है, ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। जो नियासिन है ये निकोटिनिक एसिड या विटामिन B3 है। क्या है? विटामिन B3। और ये जो फिनोफाइब्रेट है ये फाइब्रेट कैटेगरी में है, जिमी ब्रोजेलिस के अंदर आता है। बट जो कोलिस्टीरामाइन या कोलिस्टिपोल है ये एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन को ब्लॉक करती है। ठीक है जी। इस पे ऊपर हमने डिस्कशन की है इन द लेक्चर। फिर इसके बाद यहाँ पे वो कौन सा ड्रग है जो एक्सोजीनियस, जो कोलेस्ट्रॉल हम फूड में लेते हैं और वो फिर इंटेस्टाइन से जाके एब्जॉर्ब होते हैं, तो एक्सोजीनियस कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक करना एजिटामाइब। ये क्या है? एजिटामाइब है। एजिटामाइब एक ऐसा ड्रग है, ये पोस्ट प्रेंडियल कोलेस्ट्रॉल को कम, पोस्ट मीन आफ्टर, प्रेंडियल मीन मील, कि मील लेने के बाद जो इंटेस्टाइन में बाहर से कोलेस्ट्रॉल फूड में आए हैं, अगर वो हम क्या करेंगे? अल्फा ग्लूकोसाइडेज के जरिए ब्लॉक करें,
और वो जनाब हमारे पास ब्लड में ना जाए तो दैट इज एजिटामिब। ये क्या है, शाबाश। क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ 70-year-old मेल विद लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, you notice a heaving stand forceful apex beat in the left fifth intercostal space. Which of the following condition most likely responsible for the palpated type of apex beat in this patient? अब इधर यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि एक्चुअली पेशेंट को हाइपरटेंशन है, जब प्रेशर ज्यादा होता है, अयोटा के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप मोर, और जब वो ज्यादा काम करेगी इज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। अगर वो उस प्रेशर को ओवरकम ना करे जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो आया वो आगे ब्लड भेज सकेगी? नो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप मोर और लेस, मोर इन पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो फिर जो प्रेशर लगेगी ज्यादा वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे लगेगी। किस पे लगेगी? प्रेशर ओवरलोड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल अगर डायलेट हो जाए तो एपेक्स बीट जो है वो डिस्प्लेस हो सकती है क्या? नहीं, एपेक्स बीट डिस्प्लेस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। Which immediate investigation is crucial for a 50-year-old male smoker who has severe central chest pain? That is ECG. वो क्या है? ECG. The first investigation in the chest pain within 6 hours, that is called a ECG. ये भी आप लोगों ने गलत किया है, ठीक है ना? ECG है, ECG करे, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसको 2 फोल्ड मिले थे वो 1 कर दे, ठीक है ना? समझ रहे कि नहीं? So that is called ECG। कि एक्चुअली जो क्रूशियल है, मतलब ये है 50 सीवियर चेस्ट पेन है, द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू डू दैट इज कॉल्ड ECG। कोई बंदे ने ई को लेकर वो ठीक ना करे, सही है? ECG वाला सिर्फ, ठीक है। इसके बाद देखे इंपोर्टेंट वन, इसमें जो पेशेंट है ना, इसको इरेगुलर पल्स है, एट्रियल फिब्रिलेशन की हिस्ट्री है, ये माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर होता है। किसके अंदर? माइट्रल। और फिर एज ओल्डर है कि यंगर है? यंगर है। तो यंगर एज के अंदर माइट्रल वाल्व के डैमेज चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। इसमें मिड डायस्टोलिक मर्मर आता है। कौन सा? मिड डायस्टोलिक मर्मर। इजेक्शन सिस्टोलिक किसमें होता है? अयोर्टिक स्टीनोसिस में या पल्मोनरी स्टीनोसिस में। अगर सेकंड इंटरकास्टल स्पेस लेफ्ट राइट साइड पे हो तो अयोर्टिक है, लेफ्ट पे हो तो पल्मोनरी है। पेन सिस्टोलिक मर्मर या होलोसिस्टोलिक मर्मर रेडिएट टुवर्ड एक्सेला, ये माइट्रल रीगर्जिटेशन में होता है। और अगर बच्चों में बाई बर्थ कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज है और उसमें पेन सिस्टोलिक मर्मर आ जाए, वो VSD है। क्या है? VSD। मिड डायस्टोलिक माइट्रल वाल स्टीनोसिस में होता है, कंटिन्यूअस मर्मर PDA में होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इसको हम मशीनरी मर्मर या कंटिन्यूअस मर्मर दोनों कहते हैं, ठीक है जी। तो ये मिड डायस्टोलिक मर्मर है। तो प्लीज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पता नहीं कि कितने लोगों ने ठीक किया है, बट दैट इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल विच वन? मिड डायस्टोलिक। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये कितने लोगों ने ठीक किया है? इसका आंसर है ट्रोपोनिन। क्या है? ट्रोपोनिन। इसमें मैं बता रहा हूं कि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A 60-year-old male present with chest pain, diaphoresis means sweating, and shortness of breath. ECG reveals ST segment elevation. In multiple lead, it's mean the patient having ST elevation MI, and he undergo PCI, percutaneous coronary intervention. ये प्रोसीजर होता है अर्ली MI में करते हैं, जिससे हम डिजीज वैन या वाल्व को ओपन करते हैं। एंड डिस्चार्ज होम आफ्टर 5 days, कितने दिन के बाद? However, he returned to the hospital with recurrent chest pain and elevated cardiac enzyme. तो आप लोग को मैंने ये बताया था कि the cardiac marker which even stay for a few days after MI up to 7 to 10 days भी रहता है, तो वो ट्रोपोनिन है। इससे जो ट्रोपोनिन आई है that is specific cardiac marker। तो आप लोग यहाँ पे जो है मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पे हमने CK लिखा है, CK क्रिएटिनिन काइनेज है, ये मसल इंजरी में कहीं पे बढ़ता है। CK-M भी अगर लिखता और मैं ये पूछता कि री इन्फॉक्शन के लिए दोबारा री इन्फॉक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों ने नहीं बताया कि दोबारा ST एलिवेशन चेंजेस आई है, उसको दोबारा पेन हुआ है, हमने इवेलुएट करना है। तो री इन्फॉक्शन में तो CK-M भी है जो आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे वो ये पूछ रहे कि कौन सा मार्कर है जो पहले इंजरी से लेके अब तक कुछ दिनों के बाद भी हमें मिल सकती है, तो वो ट्रोपोनिन होता है। क्या होता है? ट्रोपोनिन है। जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन। LDH सबसे आखिर में आता है और मायोग्लोबिन सबसे अर्ली आता है, बट ये नॉन स्पेसिफिक है। विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंट्राइंडिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस? ये ACE इनहिबिटर है। क्या है? ACE इनहिबिटर, क्योंकि ये दोनों जो है अगर हम यूज करें इट विल वर्सन द रीनल फंक्शन, ठीक है। यूनिलेटरल में दे सकते हैं, बट ये ACE इनहिबिटर है, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ, इसको मैंने काउंट ही नहीं किया क्योंकि आप लोग के नंबर 14 में दिए है, ठीक है ना।
ये ऑनलाइन में हमने टी किया था लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक ERBs आया था, बट आप लोग का ऐसी इनहिबिटर अगर एग्जाम में आ जाए तो पता होना चाहिए। अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल, इसका तो आंसर आर्थराइटिस है। क्या है? आर्थराइटिस है। मेजर जोन क्राइटेरिया हम लोग को पता है, माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस हमने पढ़ा था कि नहीं? तो इसमें अगर फीवर है, ल्यूकोसाइटोस है, मीन WBC का बढ़ना, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, ये सारे माइनर क्राइटेरिया है। बट जो आर्थराइटिस है दैट इज मेजर। मेजर में और कौन कौन से है? एक तो आर्थराइटिस है, कार्डाइटिस है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल है, एरिथीमा मार्जिनेटम है और सडन हार्म कोरिया है। ये 5 चीजें अगर आ जाए इन रूमेटिक फीवर, इट इज अ मेजर जोन क्राइटेरिया। ये क्या है? मेजर जोन क्राइटेरिया है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया है ज्यादा लोगों ने, ठीक है ना? ये वाला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। देखिए अगर आप लोग अपना टॉपिक खोल के देखे तो मैंने ये जिक्र की थी, लेकिन लिखा भी है, लेकिन जिक्र मैंने की थी कि पेरिकार्डाइटिस में डिफ्यूज ST एलिवेशन होता है, याद है कि नहीं? और ST एलिवेशन MI में भी होता है, लेकिन ST एलिवेशन ECG के ऊपर 2 तरह की होती है, एक कन्वेक्स होती है और एक कनकेव होती है। एक ST एलिवेशन ऐसी होती है कि ऊपर जाके थोड़ा सा कन्वेक्सिटी बनाए, और एक ऊपर जाती है बट थोड़ा सा केविटी बनाती है। तो आज के बाद याद रखें, अगर कनकेव अपवर्ड ST एलिवेशन आ जाए तो ये पेरिकार्डाइटिस है, बट अगर कन्वेक्स अपवर्ड आ जाए तो दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। ठीक है जी? तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन और पेरिकार्डाइटिस की जो ECG फाइंडिंग है वो सेम होती है, लेकिन MI में सिर्फ फर्क ये है कि अगर लीड नंबर 2, 3 या AVF में आ जाए तो इंफीरियर वाल MI है, अगर V5, V6 AVL में आ जाए तो लेटरल वाल MI है, और अगर V1 से V4 के दरमियान आ जाए तो एंटीरोसेप्टल वाल MI है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो लीड पे डिपेंड करता है, बट डिफ्यूज कनकेव ST एलिवेशन अगर आ जाए तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। ठीक है जी? तो आप लोगों ने अपने इस टेस्ट के सामने लेके कन्वेक्स ST एलिवेशन MI, कनकेव ST एलिवेशन एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, इनमें डिफरेंस जो है आप लोगों ने याद करनी है। और ये तो मेरे हाल में आसान है, SVT सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इसमें एडिनोसिन देते हैं। क्या देंगे? एडिनोसिन। ये अदर एंटी रिदमिक है, ये हाइपर पोलराइजेशन कराती है और ये पोटासियम को प्रोलॉन्ग करती है, उसकी जो चैनल है उसको प्रोलॉन्ग जो है डिले करती है, और ये एडिनोसिन है। ठीक है जी? सो दीज आर द पॉइंट्स जो आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। देखिए आसान है, बस थोड़ी सी एक माइनर कंफ्यूजन होती है जिसकी वजह से बंदा मेजर मिस्टेक करता है। तो इसी तरह हमारा इंशाल्लाह जो सेक्शन, जो सिस्टम खत्म होगा, इसके एंड पे आप लोगों को इस तरह वैल्यूएबल MCQs मिलेंगे और इसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे। बट आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो गलती आज हो गई वो आने वाले टेस्ट के अंदर मिनिमाइज करेंगे। ठीक है? सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।